जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 54 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 5 नवंबर 2018 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है आज की क्लास का। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी वाहन की गति जानने में मदद करता है, यानी वाहन की गति को किस मीटर के द्वारा है वो मापा जाता है। यहां पे आपके पास में है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर है ये दूध की शुद्धता मापने के काम आता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए काम आता है। वोल्टमीटर है ये विभवांतर मापता है। ये क्या करता है? विभवांतर मापने के काम आता है। विभवांतर मापने के काम आता है। और वोल्टमीटर है ना, वेलोमीटर है ना, वेलोमीटर ये अपन एक प्रकार से जो भी मापने की जो भी यंत्र होते हैं ना, मापने के जो भी यंत्र है, यानी जैसे स्पीडोमीटर है, लेक्टोमीटर है, वोल्टोमीटर है, इन सभी को जो भी मात्रा मापने के जो यंत्र है उसको अपन वेलोमीटर बोल सकते हैं भी। ठीक है, एक साधारण भाषा में वेलोमीटर बोला जाता है। उसके बाद में स्पीडोमीटर होता है ना, ये स्पीडोमीटर है वो वाहन की गति मापता है भी। ये वाहन की गति या फिर ये बोल सकते हैं वाहन की ताक्षणिक गति, वाहन की गति मापने के काम आता है। वाहन की गति मापने के काम आता है। उसके बाद में एक होता है ओडोमीटर। एक होता है ओडोमीटर। ये ओडोमीटर है ना, ये वाहन की गति नहीं मापता भी। ओडोमीटर है ये वाहन की गति नहीं मापता, ये दूरी को मापता है भी। ये दूरी को मापता है, यानी आपके पास बाइक है तो उसमें 2 मीटर लगे हुए हैं भी। एक तो आपको क्या है, जो बाइक आपकी चल रही है उसकी स्पीड बताएगा भी आपकी स्पीड है वो आप 50 की स्पीड में चल रहे हो या फिर 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में चल रहे हो, तो वो बताता है स्पीडोमीटर, जिसमें सुई लगी होती है। आजकल तो डिजिटल आ गए। ठीक है। और ओडोमीटर होता है जो आपने टोटल दूरी कितनी तय की है वो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है भी। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है। प्रेषित का मतलब क्या होता है? ध्वनि प्रेषित करना भी, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अपन बोलते हैं भी माध्यम। उसको अपन क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं। यानी ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य, ध्वनि एक क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग या फिर ये बोल सकते हैं भी यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग या फिर अनुदैर्ध्य तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है भी। बगैर मीडियम के ये नहीं जा सकती। यानी ध्वनि का जो वेग है निर्वात के अंदर ध्वनि का जो वेग है वो कितना होता है? 0 होता है भी। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य एक अनुप्रस्थ तरंग है भी। सूर्य है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और याद रखना, ठोस के अंदर ध्वनि की चाल है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में द्रव और उसके बाद में गैस। गैस में ध्वनि की चाल है वो सबसे कम होती है भी। और अगर अपन बात करते हैं प्रकाश की, तो
प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की अगर मैं बात बताऊं तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, और ठोस में निर्वात, ये हो जाएगा आपके पास में निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, देन उसके बाद में निर्वात में सबसे ज्यादा, फिर गैस में सबसे ज्यादा, उसके बाद में द्रव में, और सबसे कम है वो किस में होती है, ठोस में। प्रकाश की चाल सबसे कम ठोस में होती है। इट्स ओके। तो यहां पे ठोस, द्रव और गैस, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2018 ग्रुप डी के अंदर, तो बहुत बार पूछा गया है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल है वो सबसे ज्यादा है वो एल्यूमिनियम में होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? तो ये आपके पास में 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। देन उसके बाद में निकल के अंदर होती है, ये भी पूछा गया है। निकल में ध्वनि की चाल है वो कितनी होती है? 6040 मीटर प्रति सेकंड। स्टील के अंदर कितना होता है? तो ये भी पूछा गया है। स्टील में ध्वनि की जो चाल होती है वो 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर जानना चाहो तो लोहे के अंदर भी ध्वनि की चाल है वो कितनी होती है? 5950 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में पीतल के अंदर है वो ध्वनि की चाल है वो कितनी होती है? ये पूछे तो नहीं गए, लोहा और पीतल वाला तो नहीं पूछा गया। ठीक है। 4700 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में कांच के अंदर है वो ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये आपके पास में 3980 मीटर प्रति सेकंड होती है। और दूसरा यहां पे द्रव के बारे में भी पूछा गया भी। द्रव में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कौन से द्रव में होती है? तो द्रव के अंदर है वो समुद्री द्रव के अंदर है वो ध्वनि की चाल, समुद्री जल के अंदर है वो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी 2018 में। ठीक है। समुद्री जल में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में आसुत जल, ये भी पूछा गया भी, आसुत जल, और ये सही गलत के अंदर पूछा जाता है भी। ये आपके पास में आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड। गैस के अंदर भी पूछा गया भी, गैस में भी ध्वनि की जो चाल है वो पूछी गई है। हाइड्रोजन गैस के अंदर है वो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में हीलियम वाला भी पूछा गया है। हीलियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 965 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, वायु में ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है? 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। और आपकी ऑक्सीजन के अंदर जो ध्वनि की चाल होती है वो 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये चीजें भी ध्यान में रखना भी। ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम वाला पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये देगा। अब उसके बाद में ये नीचे दो कथन दे देगा, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल और हीलियम में ध्वनि की चाल। देन उसके बाद में आपको देगा भी ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है, इस प्रकार से। और यहां पे आपको ये पूछा गया है एल्यूमिनियम, निकल और स्टील वाला, और यहां पे ये समुद्री जल और आसुत जल वाला पूछा गया भी। तो इसके अंतर्गत है वो आपको उस वस्तु को क्या कहा जाता है जो जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है, या फिर जिसके माध्यम से ध्वनि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, तो वो आपका मीडियम होता है, माध्यम होता है भी। उसको क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं भी। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या है? अब ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और यहां से क्वेश्चन आपका एएलपी 2024 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भी। ठीक है। यहां से 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी हैं? तो वाष्पीकरण के अंदर है वो हवा है, हवा की गति, ये वाष्पीकरण को प्रभावित करती है भी। ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे तापमान है, ये भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। और उसके बाद में क्षेत्रफल है, ये भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। देन उसके बाद में हवा की गति आ जाएगी, तापमान, क्षेत्रफल, आर्द्रता है, ये भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। तो इसने बोला भी जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी भी? जल वाष्प का मतलब हो गया भी नमी। जल वाष्प का मतलब क्या हो गया भी? नमी, यानी आर्द्रता अधिक होगी तो वहां पे वाष्पीकरण की दर वो घट जाएगी, और आर्द्रता कम होगी तो इसका मतलब वहां पे
आर्द्रता कम कब हो सकती है? जब तापमान हो, जब क्या है तापमान यानी टेम्परेचर है वो हाई हो तब आर्द्रता कम होगी, और टेम्परेचर हाई होगा तो वाष्पीकरण की दर है वो ज्यादा हो जाएगी। क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया भी जब आपने कपड़े को, जैसे आपने कपड़े को गीला किया, उसके बाद में उस कपड़े को क्या है आपने इस प्रकार से फैला के सुखा दिया भी, ठीक है, फैला करके और एक प्रकार से टेम्परेचर के अंदर रख दिया, फैला करके रख दिया तो वो जल्दी सूखेगा। और एक आपने उसी कपड़े को क्या है भी इस प्रकार से पोटली बांध के छोड़ दी तो वो क्या है लेट तक उसका वाष्पीकरण होगा, एक प्रकार से वो सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा भी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर है वो घट जाएगी भी, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बोला गया है भी यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणुभार क्या है? अब आपको पता भी ओजोन क्या होता है? ओजोन होता है O3, यानी ओजोन अपन ये बोल सकते हैं भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं भी, ओजोन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन कितना है? 16 है। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन है वो कितना है? 16 है भी। ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन 16 है। आपको पता है भी O3 है, O3 है तो यानी 3 परमाणु है भी, 3 परमाणु है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 48, तो यहां पे 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा भी, 48 ग्राम पर मोल आपका ये क्या आ जाएगा? ये ओजोन का आपके पास में क्या आ जाएगा? अणुभार आ जाएगा भी, ठीक है। तो 1 मोल बराबर क्या होता है? 1 मोल है वो बराबर होता है परमाणु का द्रव्यमान होता है भी, परमाणु का द्रव्यमान, जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, ठीक है, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा भी। इट्स ओके। तो यहां पे ओजोन का जो अणुभार है, अगर मैं बोल दूं भी ओजोन का अणुभार कितना है तो आप बोलोगे सर अभी निकाला 48 है, 48 ग्राम, ये किसके बराबर है? तो ये 1 मोल के बराबर है भी, यानी ओजोन के 1 मोल बराबर, ओजोन का अणुभार है वो 48 ग्राम है तो वो 1 मोल के बराबर है। कोई भी ले लो आप, जैसे यहां पे अपन बात करते भी कार्बन का 12 होता है भी, तो कार्बन का 12 होता है तो 1 मोल बराबर 12 हो जाएगा भी। इट्स ओके। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है भी इसकी जो पावर है ना, ये जो m है वो भाग में जाएगा भी, तो ये बन जाएगा n बटे मीटर स्क्वायर, n बटे मीटर स्क्वायर। ये किसकी अंतरराष्ट्रीय SI इकाई है ये आपको बताना है। तो यहां पे अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रणोद के बारे में। प्रणोद भी एक क्या है? प्रणोद भी एक बल है। अब ये सर जी बल कैसा है? तो एक तो बल होता है, एक प्रणोद है, प्रणोद भी एक बल है। अब कैसा बल है? तो बल एक इस प्रकार का है भी, कोई भी वस्तु हो, कोई वस्तु पर या किसी वस्तु पर, कोई वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल, लंबवत यानी किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? वो आपका प्रणोद कहलाता है भी। और प्रणोद का फॉर्मूला है ना वो आपका ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रणोद का फॉर्मूला पूछा गया भी, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के अंदर पूछा गया, दोनों के अंदर ये प्रणोद का फॉर्मूला पूछा गया है। प्रणोद को अपन है वो कैपिटल T से शो करते भी, कैपिटल T से शो किया जाता है। तो यहां पे आपके पास में फॉर्मूला क्या होगा? दाब बराबर क्या हो जाएगा? दाब बराबर आपके पास में हो जाएगा प्रणोद बटे क्षेत्रफल, प्रणोद बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अपन प्रणोद का फॉर्मूला निकालें तो प्रणोद बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रणोद बराबर है वो आपके पास में हो जाएगा दाब इंटू क्षेत्रफल, दाब इंटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब देखो प्रणोद एक बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन होता है भी। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को दूसरे भाषा के अंदर क्या लिख सकते हैं? तो इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं भी। याद रखना, अगर आपको दे दे भी बल का जो मात्रक है और आपको न्यूटन ना दे तो वहां पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी मिल सकता है। सर जी कैसे? देखो बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान
द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब आपको पता है भी द्रव्यमान को तो अपन किलोग्राम में मापते हैं और त्वरण है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहां पे क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में दाब का अभी फॉर्मूला लिखा है मैंने। दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद आपका क्या है, प्रणोद आपका एक बल है एक प्रकार का, तो इसका तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास है पी प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पी प्रेशर बराबर आपके पास में हो जाएगा ये न्यूटन अपॉन में ये मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया भी। और आपने क्या पूछा क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पूछा है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है वो किसका मात्रक है, तो ये दाब का मात्रक हो जाएगा। और दाब के मात्रक को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को अपन पास्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। संवेग, संवेग का P से शो करते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, mv होता है। संवेग बराबर क्या होता है, mv। कहने का मतलब m द्रव्यमान है और v वेलोसिटी है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और वेलोसिटी यानी वेग मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां पे संवेग का जो मात्रक आया वो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ गया। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका दाब हो जाएगा जो कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिख सकते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भी आवर्ती में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। अब देखो भी आवर्ती क्या होता है, आवर्ती है वो एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। आवर्ती बराबर क्या होता है, आवर्ती का एक फॉर्मूला होता है भी। आवर्ती बराबर होता है भी माध्यम में गति या फिर तरंग की, ये बोल सकते हैं भी माध्यम में गति, ये हो जाएगा माध्यम में गति बटा तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। ये होता है फॉर्मूला इसका आवर्ती का। दूसरा आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा फॉर्मूला होता है आवर्ती बराबर क्या होता है, आवर्ती बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। ये चीजें आप ध्यान में रखना। यहां से क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी 2018 के अंदर, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के बीच में रिलेशन का पता होना चाहिए भी। वहां पे ये दे रखा था भी आवर्ती 2 गुना, यानी आवर्ती है वो 2 गुना हो गई तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है भी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के मध्य में जो रिलेशन है वो तो एक प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। तो यहां पे अगर आवर्ती 2 गुनी होगी तो तरंग दैर्ध्य आपका आधा हो जाएगा भी, ठीक है। तो इसके अंदर ओम है वो मात्रक होता है प्रतिरोध का। ओम में प्रतिरोध को मापा जाता है भी। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। एम्पियर में अपन है वो विद्युत धारा मापते हैं भी। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और डेसिबल क्या मापने की इकाई है अभी, तो इसके अंतर है वो आपका ध्वनि की तीव्रता आ जाएगी भी। ये ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है भी। हर्ट्ज आवर्ती को मापा जाता है भी। हर्ट्ज के अंदर है वो आवर्ती को मापा जाता है और इसे HZ के द्वारा शो किया जाता है भी। हर्ट्ज से आवर्ती को मापा जाता है। जैसे आपने सुना होगा भी, हम हैं भी कैसी ध्वनि सुन सकते हैं, तो एक तो होती है आपने 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सुनी होगी, जो क्या होता है, जो आपकी अपसर्व्य ध्वनि होती है। अपसर्व्य ध्वनियां होती है जिसे हम नहीं सुन सकते। हम कौन सी सुनते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो अपन सुन सकते हैं, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, सर्व्य ध्वनियां बोल सकते हैं। और प्रासर्व्य ध्वनियां वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है भी, ज्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से। तो ये हर्ट्ज है भी आपका, जिसे प्रति सेकंड दोहराई जाती है। प्रति सेकंड दोहराई गई जो ध्वनि है एक प्रकार से वो आवर्ती, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी को अपन किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, जिसे HZ के द्वारा शो किया जाता है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो ध्वनि, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है ये आपको बताना है। ध्वनि की गति है वो 346 मीटर पर सेकंड है भी। यहां से अपन अगर बात करते हैं भी, आपको पता है इसके अंदर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय।
तो यहां से ध्वनि देखो भी, यहां पे आदमी खड़ा है, यहां पे है वो आदमी है, और ये क्या है, चट्टान है। अब यहां से ताली बजाई तो ध्वनि पहले गई चट्टान की तरफ, ठीक है, और फिर यहां पे परावर्तन होकर वापस आई। अब उतने में टाइम लग गया 4 सेकंड का। चाल कितनी है, 346 मीटर पर सेकंड, टाइम लग गया 4 सेकंड का। तो 4 सिक्के 24, 4 चौका 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18, और 4 तिये 12, 12 और 1 13, यानी 1384। अब ये 1384 दूरी आई है, वो जाने में और आने में टोटल तय की गई दूरी आई है। तो इसका मतलब इसका आधा कर दो, आधा कर दो तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 6 और 2 तिया 6, 6 2 12, 1 और 9, और उसके बाद में आपके पास में बचेगा ये 2, 692। तो उसके बाद में बीच में, यानी इसने पूछा भी व्यक्ति और चट्टान के बीच की दूरी कितनी है, तो यहां पे बीच की दूरी 692 मीटर हो जाएगी। 692 मीटर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला भी 4 एक जैसे प्रतिरोधक, प्रत्येक का प्रतिरोध R है और एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन की तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह आपको बताना है। आपको पता है भी एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, दोनों में अंतर है। श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हो, कैसे, डायरेक्ट नहीं जोड़ते हो भी, आप डायरेक्ट जोड़ते हो भी, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार से डायरेक्ट है वो तुल्य प्रतिरोध जोड़ के निकाल लेते हो। अब यहां पे इसका अगर तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो कैसे होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/R4, इस प्रकार से है वो, ये आपका चलता रहेगा। इस प्रकार से आप निकालते हो। तो यहां पे इसने बोला भी प्रत्येक प्रतिरोध है वो R है, यानी 4 जो प्रतिरोधक जोड़े गए हैं उसमें प्रत्येक का जो प्रतिरोध R है। तो यहां से आपके पास में R इक्विवेलेंट बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/R प्लस में 1/R प्लस में 1/R और प्लस में 1/R, भी 4 है तो 4 लगा दिया। अब यहां से R इसका एलसीएम आ गया, ऊपर क्या है भी, ऊपर आपके पास में 4 आ गया। अब ये तो है आपके पास में मान किसका, 1/R इक्विवेलेंट का। आपको चाहिए किसका, आपको संयोजन तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान चाहिए। तो R का मान चाहिए तो इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दोगे तो तुल्य प्रतिरोध RGE बराबर में आपके पास में ये भी आगे वाला भी चेंज हो जाएगा। अगर इस संख्या को हमने चेंज किया है, पलटा है, तो आगे वाली संख्या भी पलट जाएगी भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में R/4, R/4। तो यहां पे तुल्य प्रतिरोध R/4 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी एक सतह की घटना है, एक सतह की घटना है। उत्साधन क्या होता है, उद्रोपातन को बोलते हैं। उद्रोपातन को क्या बोला जाता है, उत्साधन कहते हैं। यानी एक सतह की घटना है। एक सतह की घटना का मतलब होता है भी जो एक सतह के ऊपर होती हो, जो एक ओनली फॉर सतह के ऊपर होती हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, एक सतह की घटना बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन जो विधि है वो एक सतह के ऊपर नहीं होती भी, यानी कोई भी सतह के ऊपर ऊर्ध्वपातन, आपको पता है भी ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट है वो चेंज होना गैस के अंदर। अब ठोस से गैस के अंदर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब अगर आपके पास में कोई ठोस है वो डायरेक्ट बगैर लिक्विड में चेंज हुए और क्या है गैस में चेंज हो रहा है, तो ये पूरा चेंज हो रहा है भी ठोस है वो पूरा डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस के अंदर, तो ये सतह के ऊपर तो नहीं हो रहा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखो भी, यहां पे आपके पास में पानी है, ये क्या है, पानी है। इस आपके पास में इस बर्तन के अंदर पानी है। अब इस बर्तन के अंदर पानी है, मैंने यहां पे टेम्परेचर दिया, इसको क्या किया, टेम्परेचर दिया। तो यहां से क्या हुआ भी, ये एक पानी की सतह है, ये एक पानी की क्या है भी, लेयर है, एक सतह है। इस सतह के ऊपर है वो जैसे टेम्परेचर दिया तो यहां पे पानी है वो भाप बनना शुरू हो जाएगा भी, पानी का वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा भी, वाष्पीकरण। अब ये जरूरी नहीं है भी यहां पे मैंने टेम्परेचर दिया तो यहां पे जो पानी है उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, यहां पे जो तली के अंदर जो पानी है वो उसका वाष्पीकरण नहीं होगा। वो जो सतह के ऊपर पानी है, जो ऊपरी सतह के ऊपर जो पानी है उस पानी का वाष्पीकरण होगा, यानी भाप है वो सतह पर होने वाली क्रिया है।
भाप है वो एक सतह के ऊपर होने वाली क्रिया है। क्वथन, क्वथन का मतलब होता है भी बॉइलिंग पॉइंट, इसे अपन क्या बोलते हैं, उबाल बिंदु, उबाल बिंदु कहा जाता है भी। अब उबाल बिंदु है तो इसका मतलब भी पानी कब उबलेगा भी आपको पता है भी, पानी आपने कभी देखा होगा भी, जब पानी आप उबालते हैं गर्म करते हैं तो ये थोड़ी ना भी यहां पे जो नीचे जो पानी है वो तो गर्म होता ही नहीं, ऊपर वाला पानी गर्म हो गया, ये कभी होता है क्या भी, उबाल बिंदु होता है तब नहीं। सारा का सारा पानी जब गर्म होता है तभी वो उबलना शुरू होता है भी, तभी उसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट या फिर ये बोल सकते हैं क्वथनांक बिंदु आता है भी। ठीक है, तो यहां पे ये भी एक सतह पे होने वाली कंडीशन नहीं है, भाप एक सतह के ऊपर होती है भी। भाप ये नहीं है भी, ये मान लो भी जैसे पानी है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर यानी पानी की सतह के ऊपर पानी है वो जम भी जाता है भी, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वो उसका टेम्परेचर अलग होता है भी। तो भाप एक प्रकार से वाष्पीकरण बोल दो या फिर भाप बोल दो, ये एक सतह के ऊपर होने वाली प्रक्रिया है भी। ये एक क्या है, सतह की घटना है, एक सतह के ऊपर होती है भी, बाकी कोई सतह के ऊपर होने वाली घटना नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, भाप बोल दो या फिर वाष्पीकरण बोल दो, एक ही बात है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें से 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है, जिनमें सामान्य सूत्र होता है, जिनमें सामान्य सूत्र होता है, तो ये आपको बताना है। देखो भी एल्केन है, एल्केन, एल्केन में क्या होता है भी, एक होता है आपका एल्कीन और एक होता है आपका एल्काइन, तीनों चीजें समझेंगे। एल्किन में क्या होता है भी, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है भी। एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा। अब जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे अपन बोलते हैं संतृप्त। इसे क्या बोला जाता है, तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो उसे अपन क्या बोलते हैं, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो भी यहां से एल्केन के अंदर है, एल्केन श्रेणी है, उसमें फॉर्मूला आता है एल्केन श्रेणी का CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है भी। एन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन के हिसाब जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से उसका क्या है यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा भी, उसके हिसाब से हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एल्किन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n, ये एल्किन का फॉर्मूला है। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और -2, ये एल्काइन का फॉर्मूला होता है भी। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये क्या होते हैं भी, कम अभिक्रियाशील होते हैं भी, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। और ये क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका यहां पे पूछा क्या गया है, पूछा यही गया था भी, एल्केन का पूछा गया था। एल्केन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा भी। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्षक होते हैं, केवल 2 कक्षक होते हैं। तो मेंढक है वो आपका उभयचर है भी, मेंढक है वो उभयचर प्राणी है, उभयचर के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है, 3 कक्षक होते हैं भी, इसमें 3 कक्षक होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं भी, और एक क्या होता है, नील्य होता है। ठीक है, 2 आलिंद हो गया और एक नील्य हो जाएगा भी। तो 2 आलिंद व एक नील्य हो जाएगा। उसके बाद में सेलामेंडर है, सेलामेंडर भी क्या भी, सेलामेंडर भी एक उभयचर है भी, सेलामेंडर है ये भी एक उभयचर है, और इसमें भी 3 कक्षक होते हैं भी, इसमें भी 3 कक्षक होते हैं, जिसके अंतर्गत है वो 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद व एक नील्य होता है। उसके बाद में कोबरा एक सांप है भी,
कोबरा एक सांप है और ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है भी। और सरीसृप में भी क्या है, 3 कक्षक होते भी, सरीसृप में भी 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से, तो 2 आलिंद व एक नील्य होता है भी, एक नील्य होता है। रोहू एक मछली है भी, ये मत्स्य वर्ग में आता है, यानी ये क्या है, एक मछली है। और इसमें जो कक्षक होते हैं, इसमें 2 कक्षक होते हैं, इसमें 2 कक्षक होते हैं, जिसमें एक आलिंद होता है वह एक नील्य होता है। अब यहां पे मनुष्य में क्या है भी, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, 2 आलिंद और 2 ही नील्य होते हैं। मनुष्य के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, पक्षियों के अंदर भी 4 चैम्बर होते हैं भी। अब जो कबूतर है, तोता है, ये जो पक्षी होते हैं ना, उसमें 4 चैम्बर होते हैं भी। अब देखो भी यहां पे इनमें क्या पाया जाता है, अपूर्ण दोहरा पाया जाता है भी। इसमें जो परिसंचरण पाया जाता है वो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। और इसके अंदर है वो इकहरा, इसमें इकहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो इसमें आपका रोहू अलग हो जाएगा, बाकी सारे सही है भी। इसमें 2 कक्षक ओनली फॉर रोहू हो जाएगा। मेंढक, सेलामेंडर और कोबरा, मेंढक है ये उभयचर है, सेलामेंडर है ये भी उभयचर होता है, और कोबरा है ये एक सांप है, सरीसृप वर्ग में आता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको अवगत करवा देता हूं। अगर कोई टारगेट अब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, ठीक है। और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है, वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है, वही एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। ज्यादा जानकारी के लिए आप है वो कांटेक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखो भी, अब इसमें आपको बोला गया है भी वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो, अब यहां पे संवेग और यहां पे गतिज ऊर्जा है, सभी में संवेग और गतिज ऊर्जा के अंदर वो रिलेशन बताना है। आपको वेग क्या करना है, दुगुना करना है। देखो भी संवेग क्या होता है, P बराबर होता है mv, ठीक है। और यहां पे आपके पास में जो गतिज ऊर्जा है ये तो है संवेग, ये तो आपका संवेग है, और ये आपका क्या है, गतिज ऊर्जा हो जाएगी भी। अब गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। अब आप एक प्रकार से आप क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे, वेग के अंदर वेग को ही दुगना कर रहा है तो एक प्रकार से जो द्रव्यमान है उसको कांस्टेंट मान लो भी, द्रव्यमान है उसको कांस्टेंट मान लो। इसमें v होता है और यहां पे क्या होता है, v² होता है भी। अब इसने दुगना किया है तो ये लो भी दुगना कर दिया, और यहां पे दुगना किया तो ये लो दुगना कर दिया, 2² हो गया भी। अब संवेग है वो आपका दुगना हो जाएगा, और जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो गतिज ऊर्जा वो 4 गुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी और संवेग है वो आपका 2 गुना हो जाएगा भी। संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना, और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी भी। तो अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग है वो 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो डीएनए का हिस्सा होता है और जो प्रोटीन के निर्माण की जानकारी देता है वो कौन देता है, तो वो आपका जीन देता है भी। जीन होते हैं जो कि डीएनए जीन है वो गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। देखो यहां पे जीन है वो गुणसूत्र पे मिलेंगे आपको, और गुणसूत्र से मिलकर है वो कौन बना होता है, तो गुणसूत्र से मिलकर है वो आपका डीएनए बना होता है भी।
और मानव डीएनए की जो लंबाई है वो कितनी है, 2.2 मीटर होती है। मानव डीएनए की लंबाई है वो 2.2 मीटर होती है। 46 गुणसूत्र मिलकर के मानव डीएनए का निर्माण करते हैं। तो जीन डीएनए पे पाए जाते हैं और 46 गुणसूत्र मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं और मानव डीएनए की जो लंबाई है वो 2.2 मीटर है। अब यहाँ पे जो जीन है ना, ये जीन ये क्या है, किसके भाग है, तो ये डीएनए के भाग है। भी पाए तो डीएनए में जाते हैं ना, तो डीएनए में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करते हैं भी। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो वो राइबोसोम करता है भी। राइबोसोम। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं भी राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो केंद्रिका को कहा जाता है। केंद्रिका की खोज किसने की, फोंटाना ने की थी भी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में जीन होगा भी, इसमें जीन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीन क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करते हैं, किसको, राइबोसोम को। और फिर राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है भी। और ये एक प्रकार से ये प्रोटीन निर्माण में सबसे पहली जो मुख्य क्रिया होती है वो mRNA की कॉपी यानी डीएनए खुद जाकर के उसे ये नहीं बोलता भी आप प्रोटीन का निर्माण करो, डीएनए किसको भेजेगा, mRNA को भेजेगा भाई। mRNA की कॉपी बनती है डीएनए का, ये प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो, और ये जाता भी है राइबोसोम के पास में और बोलता है भी मुझे डीएनए ने भेजा है, आप प्रोटीन का निर्माण करो। इसीलिए mRNA को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं भी। ये क्या कहता है, मैसेज पहुंचाता है भी। तो यहां पे आपके पास में वंशज नहीं होगा, वंश भी, वंश है वो नहीं हो सकता, यहां पे जीन आएगा भी आपका। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। अम्लों के बारे में सही नहीं है तो धीमा उदासीनीकरण चाहे तेज हो चाहे धीमा हो, वहां पे एसिड और बेस जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं और उसमें हाइड्रोजन कभी नहीं बनता भी। याद रखना, जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया कब बनती है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। अम्ल प्लस में क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है भी, लवण प्लस में जल बनता है। और सर जी यहाँ पे उदासीनीकरण तो बना ही नहीं, तो यहां पे मेरे दोस्तों लवण जो बनता है उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 होता है भी। ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं भी। ठीक है, तो कभी भी हाइड्रोजन नहीं बनती, ये बात गलत है भी। उसके बाद में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और लवणों का उत्पाद करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही बात है भी। याद रखना, जब भी कोई धातु है वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी, और जब भी कोई धातु है वो बाइकार्बोनेट के साथ में, जब भी अम्ल है वो बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हुए। जब भी धातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी, और बाइकार्बोनेट है वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेंगे भी। ठीक है, जलीय माध्यम या फिर तरल अवस्था में H पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं अम्ल, बिल्कुल सही बात है। और स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, ये भी बिल्कुल सही बात है भी। ठीक है, और याद रखना अनिल से आप क्या याद रखोगे, ऐसे अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस को लय से लाल कर देते हैं। ठीक है, तो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते भी। और लिटमस एक क्या है भी, लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, और लाइकेन है वो एक थैलोफाइटा वर्ग का सदस्य है भी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। लिटमस है वो किस वर्ग का सदस्य है, तो थैलोफाइटा वर्ग का सदस्य है। आगे देखो भी, नेक्स्ट अस्थि बंधन और टेंडन निम्न में से बना होता है। अब टेंडन को अपन क्या बोलते हैं, टेंडन इंग्लिश का नाम है, कंडरा बोलते हैं टेंडन को। अस्थि बंधन को स्नायु बोल सकते हैं, अस्थि बंधन होता है वो स्नायु, याद आ गया होगा। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का जो कार्य है वो कौन करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का जो कार्य है वो अस्थि बंधन करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। और स्नायु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे लिगामेंट बोलते भी, इसे लिगामेंट
लिगामेंट कहा जाता है भी, ठीक है। और अस्थि को, अस्थि हड्डी होती है भी, अस्थि को मांसपेशियों से अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य है वो कौन करता है, कंडरा करता है भी, कंडरा, या फिर इसे क्या बोलते हैं, टेंडन बोल सकते हैं भी। और ये दोनों के दोनों, स्नायु और अस्थि दोनों के दोनों क्या होते हैं भी, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी संयोजी ऊतक होते हैं भी। आपका अस्थि है, संयोजी ऊतक के अंतर्गत आपका अस्थि बंधन यानी स्नायु है, ये भी आपका किस में आता है, संयोजी ऊतक में आता है। कंडरा है, ये भी आपका संयोजी ऊतक में आता है। और उसके बाद में जो आपका रक्त है वो भी संयोजी ऊतक में आता है भी, रक्त। उपास्थि ऊतक है, उपास्थि जो ऊतक है ये भी आपके संयोजी ऊतक में आते भी, ठीक है। और जो आपका वसा ऊतक है, वसा ऊतक ये भी किस में आते हैं, तो ये भी आपका संयोजी ऊतक में आते भी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो टेंडन, यहां पे एक आप लिख लो अस्थि ऊतक है, ये भी संयोजी ऊतक में आता है। एपिथेलियम ऊतक का मतलब हो गया उपकला ऊतक। एपिथेलियम ऊतक को अपन क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक कहा जाता है इसको हिंदी के अंदर। तो एपिथेलियम ऊतक तंत्रिका तंत्र है, ये आपका हो जाएगा तंत्रिका ऊतक, ये आपका तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। और उसके बाद में मांसपेशी ऊतक है, ये पेशीय ऊतक हो जाएगा भी, ये पेशीय ऊतक हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है भी आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है भी, पहले और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता पहले तो देखो कौन है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता है वो हेनरी मोजले। अभी हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर है वो अपना आवर्त दिया था, अपना नियम दिया था भी हेनरी मोजले ने। और यह भी पूछा गया भी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है भी। आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। और पहले जो आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, डोबेराइन की जो आवर्त सारणी है, न्यूलैंड्स की जो आवर्त सारणी है, वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी भी, ठीक है। उसके बाद में यहां पे बात करते हैं भी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर टोटल 118 तत्व है भी, टोटल 118 तत्व है, जिसके अंदर है वो 98 या फिर 94, ठीक है, 98 या 94 प्राकृतिक तत्व नेचुरल, और 20 या फिर अपन ये बोल सकते हैं 20 या फिर 24 है वो आपके कृत्रिम हो जाएंगे। सर जी ऐसे कैसे, अगर आपको 98 मिले तो उसमें 94 नहीं होगा भी, 94 मिले तो उसमें 98 नहीं होगा भी, ठीक है। 20 मिलेगा तो उसमें 24 नहीं होगा, और 24 मिलेगा उसमें 20 नहीं होगा भी। अब आधुनिक आवर्त सारणी को हमने 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया भी, 4 ब्लॉक एस, पी, डी और एफ, इन 4 ब्लॉक के अंदर वो हमने डिवाइड किया। एस ब्लॉक के अंदर वो पहला ग्रुप आता है और दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप को अपन बोलते हैं क्षारीय धातु, और वह दूसरे ग्रुप को अपन बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, ये दोनों के दोनों है वो आपके एस ब्लॉक में आ जाएंगे भी। पी ब्लॉक के अंदर है वो आपका 13 नंबर ग्रुप से लेकर के और 18 नंबर ग्रुप तक पी ब्लॉक में आते हुए, 13 साथ में है 13 और 18, 13 से लेकर के 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से पी ब्लॉक में आते हुए। डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक है वो डी ब्लॉक में आते हैं। और यहां पे आपके पास में एफ ब्लॉक के अंदर जो आवर्त सारणी है उसमें जो नीचे आपका 58 से लेकर के और यहां पे 71, 58 से लेकर के 71 तक, और उसके बाद 90 से लेकर के 103 तक जो नीचे आपके इस प्रकार से 28 जो धातुएं हैं, 28 जो धातुएं हैं आवर्त सारणी के एकदम नीचे 28 जो धातुएं हैं, जिसमें ये आपका लेंथेनोइड है, ये आपका क्या है लेंथेनोइड, और ये आपका एक्टिनोइड है भी, ठीक है। 14 धातुएं हैं, ये कौन से में आती है, तो आपकी एफ ब्लॉक में आती है। डी ब्लॉक को अपन क्या बोलते हैं संक्रमण, इसको संक्रमण तत्व भी बोलते भी, ठीक है। और एफ ब्लॉक को अति संक्रमण तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते भी, आंतरिक
संक्रमण तत्व भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, एस ब्लॉक में पहला और दूसरा आता है, पहला और दूसरा ग्रुप है वो एस ब्लॉक में आता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी दिए गए दोनों कथन ए और बी में कौन सा कथन है वो सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यहां पे अपन इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, श्योर कर देते हैं भी गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, ये होता है कैपिटल G, जो कि सार्वत्रिक नियतांक होता है इंटू m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 अपोन में क्या होता है r स्क्वायर। अब m1 और m2 क्या है, m1 और m2 है वो दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, पहली वस्तु का द्रव्यमान और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। r क्या है, तो r है वो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है वो क्या है, r है। तो यहां से देखें तो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के तो समानुपाती होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसने बोल दिया सीधे अनुपातिक होता है, सीधे अनुपातिक नहीं होता, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो दूसरा गलत है इसमें, पहला सही है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है जबकि बी है वो गलत है। जी यहां पे सार्वत्रिक नियतांक है जिसका क्या है सभी जगह मान है वो समान रहता है, जी का जो मान है ये समान रहता है और पूछा भी गया है कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसकी ये इकाई भी पूछी गई है भी। ठीक है, तो खोज किसने की, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी मेंडलीफ ने जब कार्य शुरू किया था तो तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को जाना जाता था। तत्वों का जब वर्गीकरण शुरू किया था मेंडलीफ ने, उस समय आवर्त सारणी के अंदर वो कितने तत्व थे या फिर खोजे गए तत्व कितने थे, ये आपको बताना है। तो देखो भी मेंडलीफ से पहले 1817 के अंदर है वो डोबेराइनर आए थे, डोबेराइनर, ठीक है, और 1865 या फिर 66 के अंदर है वो न्यूलैंड्स, उसके बाद में 1869 के अंदर है वो मेंडलीफ आए थे भी, मेंडलीफ। अब आपसे पूछ ले भी आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं, तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का पिता बोलते हैं भी, इसे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का पिता। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का पिता वो हेनरी मोजले को बोला जाता है भी, 1869 में आए थे, उस समय है वो 63 तत्व ज्ञात थे भी, मेंडलीफ के समय 63 तत्व ज्ञात थे भी। ठीक है, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम क्या था भी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम था परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान है वो नियम था। नियम पूरा क्या था, पूरा ये था भी तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है भी, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ये बोला था किसने, ये बोला था मेंडलीफ ने, और ये पूछा भी जाता है भी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है, 63 तत्व ज्ञात थे, और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का प्रकाशन कब करवाया, आवर्त सारणी का प्रकाशन कब करवाया, क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका 1872 के अंदर करवाया गया था, ग्रुप डी 2018 और ग्रुप डी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें बोला गया है भी चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है।
अब ये डायग्राम दे रखा है, इसके आधार पर आपको बताना भी क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें यहां से देखें तो दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज यांत्रिक ऊर्जा होती है वो आपका गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो ये देखो भी, ये जो पीछे जो ये लाइनें दिखा रखी है ना आपको, ये एक प्रकार से हवा की लाइनें हैं भी। इस प्रकार से जब कोई साधन तेज चलता है ना, तो हवा इस प्रकार से फास्टली पीछे की ओर जाती है भी। तो इसका मतलब है भी दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है भी, दोनों वाहनों के अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला भी किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? किसने यह बताया था भी जो जीवन है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो यह सबसे पहले है वो हल्दाने ने बताया था भी। हल्दाने ने सबसे पहले यह बताया था भी जो जीवन है वो पहले सरल अकार्बनिक अणुओं से मिलकर बना है। देन उसके बाद में धीरे धीरे है यही जो सरल अकार्बनिक जो अणु है वो जटिल अकार्बनिक अणु का रूप धारण कर लिया भी। ठीक है ना, ये जो जटिल अकार्बनिक अणु है अभी, ये क्या है? पहले सरल अकार्बनिक अणु थे भी, और इन्हीं सरल अकार्बनिक अणुओं से क्या है? जीवन का विकास हुआ है। तो ये हल्दाने ने बताया था। मेंडल के बारे में आप जानते हैं भी, ग्रेगर मेंडल, जो अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जेबीएस हल्दाने ने सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ जीवन ये बताया था भी। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त संचारित करती है? दिल का मतलब यहां पे किससे भी? हृदय से है। दिल का मतलब है हृदय से। हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त लेके जाती है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो रक्त पहुंचाने का कार्य करती है वो कौन करती है? धमनियां करती है। कौन करती है? धमनियां करती हैं। ये शरीर से, ये जो शिराएं हैं ये क्या करती है? शरीर से रक्त को दिल तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो शिराएं हैं वो शरीर से रक्त को लेके और हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है, और हृदय से रक्त को लेकर के और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? धमनियां करती है। धमनियां है वो शुद्ध रक्त लेकर जाती है भी, शुद्ध रक्त लेकर जाती है, और शिराएं है वो अशुद्ध रक्त लेकर आती है भी, लेकर आती है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धमनी हो जाएगा भी। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। और धमनियों के अंदर है वो वाल्व नहीं पाया जाता भी, ये ध्यान में रखना भी। धमनियों में वाल्व नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और शिराओं में क्या होता है? वाल्व पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, क्योंकि शिराओं के अंदर है वो एक प्रकार से क्या नहीं होता भी? शिराओं के अंदर प्रेशर नहीं होता भी। तो वाल्व कार्य क्या करता है? तो वाल्व है वो रक्त को एक ही दिशा में बहने देता है भी। ये रक्त को एक ही दिशा में बहने देता है। ठीक है, तो यहां पे धमनियों में तो ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट है वो हृदय से जुड़ी होती है, और हृदय क्या करता है? पंप करता है भी। तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। धमनियों के अंदर प्रेशर ज्यादा मात्रा में होता है, तभी शरीर के प्रत्येक अंग तक है वो रक्त पहुंच पाता है भी। देन उसके बाद में जब वापस लेके आता है, जो अशुद्ध रक्त हो जाता है, शिराएं वापस लेके आती है, तो शिराओं के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं होता, तो उसमें वाल्व पाया जाता है, ताकि रक्त को क्या है? रक्त को एक ही दिशा में बहने दें भी, शरीर से वापस हृदय में रक्त को लेके आए। ठीक है ना, तो इसीलिए शिराओं में वाल्व पाया जाता है, धमनियों में वाल्व नहीं होता भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी निम्नलिखित कथनों को पढ़ें
यदि पृथ्वी के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जीई, जी का मतलब होता है कैपिटल जी है और ई का मतलब है अर्थ पृथ्वी हो, और चंद्रमा के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जी एम हो, एम मून चंद्रमा हो गया और जी है वो आपका सार्वत्रिक नियतांक है, तब जीई बराबर होगा जी एम के, जीई बराबर होगा जी एम के। कहने का मतलब ये मैंने क्या बोला था अभी आपको बता के आया हूं, कैपिटल जी होता है जो कि सार्वत्रिक, जो कि क्या होता है सार्वत्रिक नियतांक या फिर इसे क्या बोल सकते हैं स्थिरांक। मतलब ये है कि जी का मान कभी भी चेंज नहीं होगा भी, जी का जो मान है वो कभी भी बदलेगा नहीं भी, इसका सभी जगह मान है वो एक ही रहता है भी। आप चंद्रमा पे चले जाओगे तो भी जी का मान यही रहेगा और आप पृथ्वी पे चले जाओगे तो भी जी का मान यही रहेगा। इसका जो मान है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है भी, ठीक है। अब ये कभी चेंज नहीं होगा, तो यहां पे पृथ्वी के ऊपर जी का मान और चंद्रमा पे जी का मान है वो बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में दो वस्तुओं के बीच बल 1/4 होगा, दो वस्तुएं हैं उसके बीच बल 1/4 होगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना हो जाए। अभी मैं आपको बता के आया हूं भी एफ का जो मान होता है वो क्या होता है, एफ यानी गुरुत्वाकर्षण मान होता है, एफ बराबर होता है आपके पास में जी m1 और m1 इंटू m2 और अपोन में आपके पास में आर स्क्वायर होता है। अब इसने बोला क्या भी बल का जो मान है वो 1/4 होगा, बल का मान एफ का मान 1/4 होगा, कब, जब वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना हो जाए। तो पहली वस्तु का द्रव्यमान 2 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 2, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, इसका मतलब ये हो गया भी जब वस्तु का द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना होता है तो वहां पे आपका जो बल है वो 4 गुना होगा भी, बल है वो 4 गुना होगा न कि 1/4। तो ये दूसरा गलत है भी, इसमें दूसरा है वो आपका गलत है। उसके बाद में इसने बोला भी यदि पृथ्वी पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जीई हो और चंद्रमा पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मान है वो जीएम हो, तो यहां पे जीई ज्यादा होगा जीएम से, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जी है वो क्या है, ई का मतलब अर्थ है पृथ्वी और जी एम का मतलब है मून चंद्रमा पे। तो जी का जो मान पृथ्वी पर और जी का जो मान है वो चंद्रमा पे, जो पृथ्वी पे जो जी का मान है वो ज्यादा होगा भी, तो ये बात गलत है, क्योंकि सार्वत्रिक नियतांक होता है भी जी का मान सभी जगह समान होता है। तो आप चंद्रमा पे, सूर्य पे, कहीं पे भी चले जाओ मान उसका उतना ही रहेगा, तो दोनों बराबर होंगे, ये भी बात गलत है। इसने बोला भी गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी जगह पर त्वरण का मान है वो 2 गुना होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है भी। गुरुत्वाकर्षण के कारण है वो जी का जो मान है, जो त्वरण का जो मान है वो दुगुना कभी नहीं होता भी, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है भी, लगभग तो एक जैसा ही रहता है भी। जो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण का जो मान है वो एक प्रकार से आपका गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भर करता है भी, ठीक है। कैपिटल जी जो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है, आपका त्वरण का जो मान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आपका गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भर करता है भी, लेकिन दुगुना कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है भी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मतलब ये हो गया भी, आप ध्रुवों पे चले जाओगे तो जी का मान है वो सबसे ज्यादा, जो त्वरण का मान है वो ज्यादा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है वहां पे, ठीक है। भूमध्य रेखा पे आ जाओगे तो वहां पे आपका जो गुरुत्वाकर्षण मान है वो कम है, तो वहां पे आपका त्वरण कम हो जाएगा भी। तो दुगुना है वो नहीं होगा, सभी जगहों पे दुगुना होगा, ये बात गलत है भी, ठीक है। सभी जगहों पे दुगुना नहीं होता है, कुछ एक कंडीशन होती है जिसके अंदर दुगुना हो सकता है, लेकिन दुगुना भी नहीं होगा भी, या तो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा या फिर कम हो जाएगा भी। तो इसके अंदर ए ही सही है, बाकी इसमें सारे गलत है भी, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ओनली फॉर ए सही है भी इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है, एक जैविक अम्ल और एक अजैविक अम्ल है। जैविक अम्ल का मतलब होता है भी एक प्रकार से प्राकृतिक, ये बोल सकते हैं अपन देसी भाषा में प्राकृतिक, और अजैविक का मतलब होता है भी, अजैविक का मतलब हो गया भी कृत्रिम जो बनाया गया हो। अब यहां पे देखें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका क्या है भी H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल अभी, ये किससे बनता है, ये H2O जल प्लस में आपके पास में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से है,
वो आपका कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये होता है HNO3, HNO3 यानी ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो H2SO4, ये सारे के सारे है वो आपके कार्बनिक अम्ल है, ये सारे के सारे है वो एक प्रकार से आपके क्या है, ये अजैविक अपन बोल सकते हैं जो कृत्रिम लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ये आपका टमाटर के अंदर पाया जाता है, ये क्या है, टमाटर में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैविक अम्ल हो जाएगा भाई। ये प्राकृतिक है, एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा है वो बनाया गया है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्टेज होता है, ठीक है। जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, उसके बाद में एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच में 60 वोल्टेज होता है, विभवांतर 60 वोल्टेज होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर के 142.5 वोल्टेज हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी, यह आपको बताना है। यहां से अपन बात करते हैं तो बात आपकी ये रहेगी भी, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका 60 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, और विभवांतर अब आपका 60 वोल्टेज है और यहां पे 4 एम्पीयर आपकी इसकी धारा आ गई। अब क्या किया अभी आपने 142.5 है वो आपने क्या कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया अभी। अब इसकी जो धारा होगी वो क्या होगी, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। अब यहां पे जितनी बढ़ाई कर रहा है, ये जितना बढ़ा रहा है उतना ही गुना यहां पे बढ़ा दो, मान आ जाएगा। दूसरी बात ये है भी, बेसिक फॉर्मूले से करोगे आप तो यहां पे आप है वो प्रतिरोध निकाल लो भी, प्रतिरोध निकाल लो। प्रतिरोध निकालोगे तो आपको पता भी V बराबर क्या होता है, IR होता है भी, और R बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। V कितना आपके पास में 60 है, I कितना आपके पास में 4 है, तो 15 ओम है वो आपके पास में क्या आ गया, इसका प्रतिरोध आ गया, 15 ओम प्रतिरोध आ गया। अब 15 ओम आपके पास में प्रतिरोध आ गया तो यहां पे देख लो भी, प्रतिरोध चेंज थोड़ी ना होगा, आपके पास में इलेक्ट्रिक हीटर तो वही है। अब आपने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक हीटर को 142.5 वोल्टेज के साथ में जोड़ दिया, तो यहां से आपको धारा ज्ञात करनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। V कितना आपके पास में 142.5 और R कितना है 15 है, तो यहां से आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये मान है वो आपके पास से 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 हो जाएगा भी। तो 142 में 135 बाहर गया तो आपके पास में कितना बच गया, ये 7 और 0.5, तो ये आपके पास में कितना बच गया 75। तो 15 5 75, तो ये आपके पास एक के बाद में दशमलव, तो ये आ जाएगा 9.5 ओम आ जाएगा, 9.5 एम्पियर आ जाएगा भाई, 9.5 एम्पियर आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिएगा। को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताता हूं मैं, CaSO4.12H2O। अब इसका दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है भी, 2 यहां पे गुणा में है, इधर जाएगा, 2 यहां पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा भी, तो ये हो जाएगा 2CaSO4 और H2O। ये भी दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, दोनों के दोनों ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और इसको बनाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहां पे NaCl का यूज किया जाता है, प्लस में आपके पास में अमोनिया का NH3 का यूज किया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में H2O जल का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया भी ग्रुप डी 2022 के अंदर, यानी बेकिंग सोडे को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो NaCl, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल का। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है
वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसे अपन एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, इसे अपन संगमरमर बोल सकते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके अंतर्गत है वो आपका जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, 2 जल के अणु होते हुए, ठीक है। और कार्बनिक अम्ल अभी आप पढ़ के आए भी, H2CO3 कार्बनिक अम्ल होता है, और ये आपके जो लिम्का है, जो ड्यू है, ठीक है ना, जो पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, शीतल पेय पदार्थ में पाया जाता है, तो शीतल पेय पदार्थ के अंदर वो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। जिप्सम को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन के ऊपर गर्म करते हो, तो आपके पास में क्या बनता है, CaSO4 और हाफ H2O प्लस में आपके पास में 1.5 जल के जो अणु है वो क्या कर देता है, ये त्याग देता है। तो यहां पे आपका क्या बन जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।